स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, उसका नाम था पृष्ठ रसायन। और पृष्ठ रसायन में मैं दो टॉपिक आपको पढ़ा चुका हूं, एक अधिशोषण और दूसरा उत्प्रेरण। पिछली क्लास में हम लोगों ने उत्प्रेरण के बारे में समझा था और आज इस पृष्ठ रसायन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। हालांकि एक पीरियड में, एक क्लास में ये खत्म हो पाना मुश्किल है, थोड़ा बड़ा है, 2 क्लास लगेंगे कम से कम। तो इस टॉपिक का नाम है कोलाइडी निकाय, कोलाइडी विलयन या कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल सिस्टम, जो भी कह लें। कोलाइडल सिस्टम, देखिए एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था थॉमस ग्राहम। ये देखें, थॉमस ग्राहम। इन्होंने 1861 में कई पदार्थों के विलयनों को लिया और उसको फिल्टर पेपर से और पार्चमेंट झिल्ली से अलग अलग, एक बार फिल्टर पेपर से छानने की कोशिश की और एक बार पार्चमेंट झिल्ली से छानने की कोशिश की। तो उनके जो पदार्थों के व्यवहार थे पार्चमेंट झिल्ली के टुवर्ड या फिल्टर पेपर के टुवर्ड, उसके आधार पर, उसके जो छनने की प्रक्रिया थी उसके आधार पर उन्होंने पदार्थों को 2 भागों में विभाजित किया। यहां पर दिख रहा होगा आपको, क्रिस्टलाब यानी क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड, क्रिस्टलॉइड और कोलॉइड। उन्होंने ये बताया कि देखिए, जो पदार्थ, जिन पदार्थों के विलयन को फिल्टर पेपर से पास करते हैं, अगर तो उन विलयन में जो विलयन के कण हैं, अगर वो फिल्टर पेपर के आर पार चले जाते हैं और एनिमल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट झिल्ली के आर पार भी चले जाते हैं, मतलब कि फिल्टर पेपर के भी आर पार चले जाए और एनिमल मेम्ब्रेन या वेजिटेबल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट झिल्ली के भी आर पार चले जाएं, तो ऐसे पदार्थों को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलॉइड। क्रिस्टलाब कहने का कारण ये था क्योंकि उनकी वो जो पदार्थ थे वो क्रिस्टलाइन नेचर के थे, क्रिस्टलीय पदार्थ थे। जैसे उदाहरण के लिए चीनी ले लें, यूरिया ले लें, सोडियम क्लोराइड ले लें, ये क्रिस्टलीय पदार्थ हैं। इनके अगर आप विलयन बनाओगे और इस विलयन को फिल्टर पेपर से फिल्टर करने की कोशिश करोगे तो फिल्टर पेपर से भी वो फिल्टर नहीं होगा और ना ही एनिमल या वेजिटेबल या पार्चमेंट झिल्ली से भी वो फिल्टर नहीं होगा, उसके आर पार निकल जाएगा। आर पार निकल जाएगा तो फिल्टर कहां हुआ, है ना? तो इसे क्रिस्टलॉइड नाम दिया। लेकिन कुछ पदार्थ जैसे स्टार्च है, गम है, ग्लू है, जिलेटिन है, ये ऐसे पदार्थ हैं कि इनका अगर हम विलयन बनाएं तो ये फिल्टर पेपर के तो आर पार चले जाते हैं, लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन या वेजिटेबल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट झिल्ली के आर पार नहीं जा पाते। तो ये जो है, इन पदार्थों को कोलॉइड कहा गया। ठीक है, जो सारी झिल्लियों के आर पार, फिल्टर पेपर के भी आर पार चले जाते हैं और सभी अर्ध पारगम्य झिल्लियों के भी आर पार चले जाते हैं, उनको नाम दिया गया क्रिस्टलॉइड। लेकिन जो पदार्थ फिल्टर पेपर के तो आर पार चले जाते हैं लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन या वेजिटेबल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट पेपर यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली के आर पार नहीं जा पाते, उनसे फिल्टर हो जाते हैं, उनको नाम दिया गया कोलॉइड। लेकिन ये इस तरह से इनको पदार्थों को क्लासिफाई करना, बहुत दूर तक ये प्रक्रिया चल नहीं पाई, बहुत दूर तक ये प्रक्रिया नहीं चल पाई, है ना? क्योंकि जैसे यहां पे इन्होंने कहा सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलॉइड है। अब सोडियम क्लोराइड को जल में घोलेंगे तो वो क्रिस्टलाइड की तरह काम करता है, मतलब कि फिल्टर पेपर, एनिमल मेम्ब्रेन, वेजिटेबल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट पेपर के आर पार चला जाता है ना? लेकिन अगर सोडियम क्लोराइड को बेंजीन में आप घोल दें तो बेंजीन में वो थोड़ा थोड़ा कोलाइड की तरह व्यवहार करता है। तो ये कैसे हो सकता है? थॉमस ग्राहम के हिसाब से तो NaCl सोडियम क्लोराइड क्या है? क्रिस्टलॉइड है, तो वो कोलाइड कैसे हो गया? तो इसका मतलब कि इस डेफिनेशन में, कोलाइड की डेफिनेशन में कुछ प्रॉब्लम है। बाद में और भी चीजें एग्जामिन की गई और भी एक्सपेरिमेंट किए गए, बहुत सारी चीजों पे प्रयोग किए गए और ये पाया गया कि ऐसा नहीं है कि कोई पदार्थ कोलॉइड या क्रिस्टलॉइड है ना, बल्कि पदार्थ का
जिस विलयन में पदार्थ को घोला गया है उस विलयन में जो पदार्थ है उसके पार्टिकल का साइज कितना है, इस आधार पर कोलाइडल सॉल्यूशन में बांट सकते हैं, सस्पेंशन यानी निलंबन में बांट सकते हैं, और वास्तविक विलयन में बांट सकते हैं। मतलब विलयनों को 3 भागों में बांटा जा सकता है उनके पार्टिकल के साइज के आधार पर, है ना। कौन कौन से भाग में बांटा जा सकता है? वास्तविक विलयन में जैसे जो हम पढ़ते हैं ट्रू सॉल्यूशन, जो हमने विलयन में पढ़ा है ना, कोलाइडी विलयन और निलंबन। तो इन 3 भागों में बांटा जा सकता है, और वो भी पार्टिकल के साइज के बेसिस पे। यहां पे थोड़ा सा अगर आपको दिख रहा हो तो कणों के साइज बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। कणों के साइज ये आपकी बुक में नहीं दिया था, इसलिए मैंने अलग से इसमें मेंशन कर दिया। कणों के साइज की अगर बात की जाए तो कणों के साइज के आधार पर ही इनका वर्गीकरण हुआ है। तो कण के साइज, अगर किसी विलयन में जो कण के साइज हैं वो 10 एंगस्ट्रॉम से कम है, या 1 माइक्रोमीटर से कम है, या 10⁻⁹ नैनोमीटर से कम है, 10⁻⁹ मीटर से कम है। ये माइक्रोमीटर नहीं, ये नैनोमीटर होगा, है ना। नैनोमीटर 1 नैनोमीटर या 10⁻⁹ मीटर, है ना। इससे छोटे पार्टिकल के साइज हैं, तो ये समझ जाइए कि वो वास्तविक विलयन है। उस विलयन को हम लोग वास्तविक विलयन कहेंगे। मतलब विलेय के कण पार्टिकल के साइज की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। विलयन में जो विलेय होता है उसके साइज की बात हो रही है। तो अगर साइज 10 एंगस्ट्रॉम से कम है तो उसका मतलब कि वो वास्तविक विलयन है, और अगर साइज 10 एंगस्ट्रॉम से लेके 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच है तो वो आपका कोलाइडी विलयन है, और अगर 10,000 एंगस्ट्रॉम से बड़े हैं पार्टिकल साइज तो वो निलंबन है। अब ये एंगस्ट्रॉम में है, माइक्रोमीटर क्या नैनोमीटर में है, ये सब है ना। यहां माइक्रोमीटर मैंने लिख दिया है, इसको आप सही कर लीजिएगा, नैनोमीटर है ये, है ना। और ये मीटर में, वही एक ही बात है, चाहे इसको आप एंगस्ट्रॉम में लिख लें, चाहे नैनोमीटर में लिख लें, चाहे मीटर में लिख लें, पार्टिकल साइज वही है, ठीक है। तो पार्टिकल साइज मेन है। अगर 10 एंगस्ट्रॉम से छोटे हैं पार्टिकल साइज तो वास्तविक विलयन है, 10 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच है पार्टिकल साइज तो वो कोलाइडी विलयन है, और अगर 10,000 एंगस्ट्रॉम से भी बड़े पार्टिकल साइज हैं तो वो निलंबन है ना। दूसरी बात यह है कि वास्तविक विलयन के कण किसी भी इतने छोटे होते हैं कि किसी भी तरीके से, किसी भी माइक्रोस्कोप से भी देखे नहीं जा सकते, ठीक। लेकिन कोलाइडी विलयन के जो कण हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। किससे देखे जा सकते हैं? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ध्यान से सुनिएगा, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से इसके कण, कोलाइडी विलयन के कण दिखाई देते हैं। और सस्पेंशन यानी निलंबन के जो कण है वो आप सामान्य आंखों से भी देख सकते हैं। तो ये विजिबिलिटी की बात हुई। दूसरा, मैंने फिल्टरबिलिटी यानी कि फिल्टर होने की टेंडेंसी की बात बताई थी आपको कि वास्तविक विलयन के कण पार्टिकल साइज इतने छोटे हैं कि वो फिल्टर पेपर के भी आर पार चले जाएंगे और अर्ध पारगम्य झिल्लियों के भी आर पार चले जाएंगे। लेकिन कोलाइडी विलयन के कण फिल्टर पेपर के आर पार तो चले जाते हैं परंतु अर्ध पारगम्य झिल्लियों के आर पार नहीं जा पाते। और निलंबन के कण ना तो फिल्टर पेपर के आर पार जा पाते हैं और ना ही अर्ध पारगम्य झिल्लियों के आर पार जा पाते हैं। अर्ध पारगम्य झिल्लियां यहां पर जंतु झिल्ली, वनस्पति झिल्ली और पर्चमेंट झिल्ली। विसरण की बात करें तो इतने हल्के छोटे साइज के पार्टिकल हैं कि बहुत शीघ्रता से विसरित होते हैं। ये भी विसरित होते हैं लेकिन बहुत धीरे धीरे विसरित होते हैं। और निलंबन के कण बिल्कुल भी विसरित नहीं होते, इनका बिल्कुल भी विसरण नहीं होता। वास्तविक विलयन एक सामांगी विलयन है, सामांगी मिश्रण है ना, विस्मांगी मिश्रण नहीं है, सामांगी मिश्रण है। ये हमने विलयन में भी पढ़ा था। और कोलाइडी विलयन सामांगी विलयन नहीं है, सामांगी मिश्रण नहीं है, ये विस्मांगी मिश्रण है। मतलब इसमें 2 प्रवस्थाएं होंगी, 2 या 2 से अधिक प्रवस्थाएं हो सकती हैं। और ये जो है जो सस्पेंशन है, निलंबन है, उसके भी वो भी विलयन कैसा होता है? विस्मांगी होता है। दिखने की बात करें तो कैसा दिखता है? वास्तविक विलयन पारदर्शी विलयन होता है, पारदर्शी दिखाई देता है। ये पारभाषी होता है। कोलाइडी विलयन पारभाषी दिखाई देता है
और ये अपारदर्शी दिखाई देता है। तो ये इनके तीनों के बीच अंतर हो गई। ये 3 विलयन किस आधार पर बनाए गए हैं? ये 3 विलयन बनाए गए हैं कणों के साइज के आधार पर, पार्टिकल के साइज के आधार पर। पार्टिकल का साइज 10 एंगस्ट्रॉम से छोटा है तो वो वास्तविक विलयन है। पार्टिकल साइज 10 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम के बीच है तो वो कोलाइडी विलयन है। पार्टिकल साइज 10,000 एंगस्ट्रॉम से बड़ा है तो वो निलंबन है, सस्पेंशन है। दूसरी बात, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। दूसरी बात, मैंने बताया कि इसके जो कण हैं किसी भी तरह से दिखाई नहीं देते। किसके? वास्तविक विलयन के कण किसी भी तरीके से दिखाई नहीं देते, जबकि कोलाइडी विलयन के कणों को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है और निलंबन के कणों को नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। दूसरी बात, फिल्टर होने की बात बताई मैंने कि ना तो वास्तविक विलयन फिल्टर पेपर से भी फिल्टर हो जाता है, फिल्टर पेपर के भी आर पार चला जाता है और अर्ध पारगम्य झिल्लियों के भी आर पार चला जाता है। कोलाइडी विलयन के कण फिल्टर पेपर के तो आर पार चले जाते हैं लेकिन अर्ध पारगम्य झिल्लियों के आर पार नहीं जा पाते और निलंबन के कण किसी के भी आर पार नहीं जा पाता, ना ही फिल्टर पेपर के और ना ही अर्ध पारगम्य झिल्लियों के। विसरण की बात की तो मैंने बताया कि वास्तविक विलयन के कण शीघ्रता से विसरित होते हैं जबकि कोलाइडी विलयन के कण धीरे धीरे विसरित होते हैं और निलंबन के कण बिल्कुल भी विसरित नहीं होते, है ना। अगली बात बताई मैंने कि वास्तविक विलयन सामांगी मिश्रण है, कोलाइडी विलयन विषमांगी मिश्रण है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि इसमें 2 प्रवस्थाएं कौन कौन सी होंगी, है ना। और निलंबन जो है वो भी विषमांगी विलयन है। और वास्तविक विलयन पारदर्शी दिखाई देता है, कोलाइडी विलयन पारभासी दिखाई देता है और निलंबन जो है वो अपारदर्शी दिखाई देता है। तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब बात करते हैं कोलाइडी विलयन की। हमें इस चैप्टर में कोलाइडी विलयन के बारे में पढ़ना है। तो कोलाइडी विलयन में मैंने आपको बताया कि कोलाइडी विलयन विषमांगी होता है। इसमें 2 प्रवस्थाएं या फेजेस होती हैं, है ना। पहला फेज है परिक्षिप्त प्रवस्था, डिस्पर्स फेज, और दूसरा है परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्शन मीडियम। इन दोनों की प्रवस्थाएं अलग अलग, मतलब कि ये दोनों अलग अलग अवस्था में होते हैं। अगर परिक्षिप्त प्रवस्था ठोस है तो परिक्षेपण माध्यम द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। तो इस तरह अलग अलग प्रवस्थाएं। जबकि सामांगी मिश्रण में क्या होता है कि एक ही, चाहे ठोस, द्रव, गैस, तीनों को मिला दें, लेकिन या तो मिश्रण में या तो ठोस बचेगा या द्रव बचेगा या गैस बचेगा। ये हमने विलयन में आपको समझाया था। तो अब सबसे पहले कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण करते हैं। कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण देखिए, कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। वर्गीकरण किस आधार पर किया जाएगा इसको समझते हैं। पहला, परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम की अवस्थाओं के आधार पर, अवस्था के आधार पर, इस अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयन 8 प्रकार के होते हैं। ये अभी मैं आगे समझाऊंगा। मतलब कि परिक्षिप्त अवस्था मैंने आपको बताया कि जिसे आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो सॉल्यूशन में क्या होता है, एक सल्यूट होता है, यानी विलेय, और एक होता है विलायक। हालांकि विलेय और विलायक विलयन में, वास्तविक विलयन में विलेय और विलायक अलग अलग अवस्थाओं में नहीं होते, एक ही अवस्था बचती है, मतलब सामांगी मिश्रण बना लेते हैं। लेकिन कोलाइडी विलयन में विलेय और विलायक मिलकर विषमांगी विलयन बनाते हैं। मतलब विलेय की भी अवस्था रहेगी और विलायक की भी अवस्था रहेगी। तो विलेय को ही यहां पे परिक्षिप्त अवस्था या प्रवस्था कहते हैं और विलायक को यहां पे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं।
तो वो कैसे हैं, वो ठोस हैं कि द्रव हैं कि गैस हैं, इसके आधार पर 8 प्रकार के कोलाइडी विलयन होते हैं। दूसरा, परिक्षिप्त प्रवस्था परिक्षिप्त प्रवस्था की परिक्षेपण माध्यम के साथ स्नेहता के आधार पर, मतलब कि परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त प्रवस्था को अगर मिलाया जाए तो वो आसानी से उसके साथ मिल जाता है कि आसानी से नहीं मिलता है। अगर आसानी से मिल जाता है ना, तो द्रव स्नेही 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। द्रव स्नेही कोलॉइड, द्रव स्नेही कोलॉइड और द्रव विरोधी कोलॉइड, द्रव विरोधी कोलॉइड। और तीसरा वर्गीकरण परिक्षिप्त प्रवस्था, परिक्षिप्त प्रवस्था के कणों के साइज के आधार पर। इसमें 3 प्रकार के होंगे कोलॉइड, 3 प्रकार के होंगे, है ना। एक बहुआण्विक कोलॉइड, बहुआण्विक कोलॉइड। दूसरा वृहत आणविक, वृहत आणविक कोलॉइड। और तीसरा सहचारी कोलॉइड, सहचारी कोलॉइड। तो ये जो है इस तरह से कोलॉइडी विलयनों का वर्गीकरण किया जाता है। तो मैं आपको पहला वर्गीकरण समझाता हूं कि परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम की अवस्थाओं के आधार पर, मतलब परिक्षिप्त प्रवस्था ठोस है कि द्रव है कि गैस है, परिक्षेपण माध्यम ठोस है कि द्रव है कि गैस है, इसके आधार पर हम लोग कोलॉइडी विलयन को कितने भागों में बांटेंगे। तो देखें, ये परिक्षिप्त प्रवस्था है और ये परिक्षेपण माध्यम है। परिक्षिप्त प्रवस्था को गैस लिया, परिक्षेपण माध्यम को द्रव लिया, ठीक। तो कोलॉइडी निकाय का नाम जो होगा, यहां पर ये एरोसॉल कहते हैं, यहां पर उदाहरण ही दे दिया है सीधे, एरोसॉल, है ना, या द्रव का एरोसॉल, द्रव का एरोसॉल, ठीक है। द्रव का एरोसॉल कहते हैं इस ठोस को, जैसे साबुन का झाग, फेनित क्रीम, शेविंग क्रीम, फेन, आइस क्रीम, ये सब इसके उदाहरण हैं। अब गैस को ठोस में अगर मिलाया जाए, मतलब ठोस में गैस को मिला रहे हैं, घुलने वाला गैस है और किसमें मिला रहे हैं, ठोस में, है ना। मतलब डिस्पर्स फेज यानी परिक्षिप्त प्रवस्था गैस है और परिक्षेपण माध्यम ठोस है, तो बनता है ठोस फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, जैसे झावा पत्थर, फोम रबर, स्टाइरीन फोम, पॉली यूरेथीन फोम, कॉर्क, ये सब इसके उदाहरण है। ये पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। गैस को गैस में मिला करके, अगर गैस को गैस में मिला दिया जाए तो सामांगी मिश्रण बनता है। कितनी भी गैसें अगर हम आपस में मिलाएं, वो सामांगी मिश्रण बनाती हैं। इसलिए गैस में गैस को मिलाने पर कोलॉइडी विलयन नहीं बनता। अब आइए द्रव को गैस में मिलाएं, द्रव को गैस में, तो द्रव एरोसॉल, है ना। ये देखिए, जैसे बादल, कोहरा, कुहासा, धुंध, ये इसके उदाहरण हैं। द्रव को द्रव में मिलाते हैं तो पायस कहते हैं या इमल्शन कहते हैं, जैसे दूध, पाइसीकृत तेल, है ना,
पेंट। द्रव को ठोस में मिलाते हैं तो जेल कहते हैं, जैसे पनीर, मक्खन, आइसक्रीम। ठोस को गैस में मिलाते हैं तो ठोस एरोसॉल बनता है, जैसे धूम या धुआं, धूल, भारी वायु। ठोस को द्रव में बनाते हैं, मिलाते हैं तो सॉल बनता है। ठोस को द्रव में मिलाते हैं, देखिए द्रव को ठोस में मिलाएंगे तो जेल बनेगा, ठोस को द्रव में मिलाएंगे तो सॉल बनेगा, जैसे गोल्ड सॉल्ट, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट, आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट, पेंट, स्याही, ये सब इसके उदाहरण हैं। और ठोस को ठोस में मिलाएं तो ठोस सॉल्ट बनता है, जैसे रूबी ग्लास, मोती, दूधिया पत्थर, मिश्र धातुएं, ये सब इसके उदाहरण हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह का कोलाइड बनेगा किसको किस में मिलाने पर, और उसके उदाहरण। ये पहला हो गया। दूसरा, स्नेहता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, द्रव स्नेही क्लोराइड और द्रव विरोधी क्लोराइड। इसके बारे में देखिए चर्चा करते हैं, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। द्रव स्नेही का मतलब यह है कि कोलॉइड, द्रव स्नेही कोलॉइड जो है वो परिक्षेपण माध्यम जल होने पर इनको क्रमशः जल विरोधी या जल स्नेही भी कह सकते हैं। ठीक है, अब मैं द्रव विरोधी, पहले द्रव स्नेही देख लिया जाए। द्रव स्नेही या हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक या लायोफोबिक, जो भी कह लें इनको। ठीक है, ये जिस द्रव में मिलाए जाते हैं, है ना, देखिए द्रव स्नेही पदार्थ परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आने पर शीघ्रता से कोलाइडी अवस्था में चले जाते हैं। मतलब कोई ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, जैसे आप मिला के थोड़ा हल्का फुल्का गर्म करने की जरूरत पड़ेगी, गर्म कर दीजिए, है ना, वो आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेंगे। अतः द्रव स्नेही पदार्थ के सॉल्व पदार्थ को उपयुक्त परिक्षेपण माध्यम के साथ हिलाकर या गर्म करके आसानी से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये द्रव ठीक है, ये द्रव स्नेही सॉल की बात हुई थी। मतलब इस ऐसे पदार्थ हैं जिनको, ऐसे सॉल हैं जिनको जल में जिस भी लिक्विड में मिलाया जाएगा, हल्का सा गर्म करने की जरूरत पड़ेगी, ये तुरंत उससे मिक्स होकर के कोलाइडी विलयन बना देंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इनको अगर आसानी से बनाया जा सकता है तो इनका वाष्पन करके इन पदार्थों को आसानी से अलग भी किया जा सकता है, और फिर जल में मिला गर्म कर दीजिए, फिर बन जाएगा। तो ये जो है ये उत्क्रमणीय सॉल है, मतलब ये प्रोसेस इनका उत्क्रमणीयता होती है। मतलब सॉल बनाया, सॉल से वापस पदार्थ को अलग कर लिया, फिर वह जल में मिला करके गर्म करके फिर बना लिया, तो ये उत्क्रमणीय सॉल है ना। और जबकि द्रव विरोधी सॉल की अगर बात करें तो ये जिस भी लिक्विड में मिलाए जाएंगे ये आसानी से अपने सॉल में परिवर्तित, कोलाइड में परिवर्तित नहीं होंगे। इनको कोलाइड में परिवर्तित करने के लिए कुछ विशेष विधियों की हमें जरूरत पड़ती है। और एक बार अगर ये कोलाइड बना लिया हमने किसी तरह से, द्रव विरोधी किसी भी तरीके से हमने बना लिया, तो बनने के बाद अगर इसको बनाने के बाद इसको फिर अलग कर लिया वाष्पित करके, तो फिर वही समस्या आ गई कि फिर इनको उसी लिक्विड में मिलाने पर फिर ये उस कोलाइड में परिवर्तित नहीं होंगे। मतलब कि ये अनुत्क्रमणीय कोलाइड है। कैसे हैं? अनुत्क्रमणीय कोलाइड। इनके कुछ डिफरेंसेस दिए गए हैं, दोनों में कुछ अंतर, द्रव विरोधी और द्रव स्नेही। विस्कोसिटी की बात की गई है, तो द्रव विरोधी सॉल की विस्कोसिता परिक्षेपण माध्यम जैसी होती है और इसकी विस्कोसिता परिक्षेपण माध्यम से बहुत ज्यादा होती है। जिसमें मिलाया जा रहा है उससे इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है और इसकी विस्कोसिटी उसके जैसी ही होती है। पृष्ठ तनाव की बात करें तो इसका पृष्ठ तनाव माध्यम जैसा ही होता है और इसका पृष्ठ तनाव परिक्षेपण माध्यम से अपेक्षाकृत कम होता है। ये ध्यान रखिएगा, द्रव स्नेही में परिक्षेपण माध्यम के से इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है ना। विद्युत अपघट्ट का प्रभाव, विद्युत अपघट्ट की थोड़ी मात्रा डालने पर अवक्षेपण होने लगता है और इसमें कोई भी अवक्षेपण नहीं होता है। उत्क्रमणीयता की बात करें तो ये अनुत्क्रमणीय होता है, ये उत्क्रमणीय होता है। अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा जांच करने पर द्रव विरोधी सॉल के कोलाइडी कणों
की उपस्थिति को अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा आसानी से पता चल जाता है। इनके बारे में पता चल जाता है अति सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करके, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप कहते हैं। और अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा इनके कोलाइडी कण आसानी से पता नहीं चल पाता। वैद्युत आवेश, द्रव विरोधी कोलाइड पे वैद्युत आवेश होता है और द्रव स्नेही कोलाइड पे वैद्युत आवेश नहीं होता है। ठीक है। सॉल की स्टेबिलिटी, द्रव स्नेही सॉल की अपेक्षाकृत कम स्थायी होते हैं और ये बहुत ज्यादा स्थायी होते हैं द्रव स्नेही कोलाइड। कोलाइडी कणों का विलायक संकरण, सॉल्वेशन, तो इनके कोलाइडी कणों का परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के साथ आकर्षण नहीं होता और इनके कोलाइडी कणों का परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के साथ प्रबल आकर्षण होता है। अतः ये अत्यधिक विलायक संकरित होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए धातु सल्फाइड, धातु हाइड्रोक्साइड, धातु क्लोराइड, सल्फर आदि के जल में जो सॉल बनते हैं वो द्रव विरोधी सॉल हैं और स्टार्च, गम, ग्लू, जिलेटिन, इनके जो जल के साथ सॉल बनते हैं वो द्रव स्नेही सॉल हैं। समझ आ गया। अब आइए अब तीसरे तरह के कोलाइड पे चर्चा करते हैं, जो हमने आपको यहां पे बताया था कि परिक्षेप्त प्रवस्था के कणों के साइज के आधार पर। 3 बताया मैंने, बहु आणविक कोलाइड, बृहद आणविक कोलाइड और सहचारी कोलाइड। इसमें देखिए बहु आणविक कोलाइड बिल्कुल आसानी से मैं आपको समझा देता हूं। बहु आणविक कोलाइड में ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके कणों के साइज कोलाइडल कण के साइज से बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। लेकिन जब इनको प्रॉपर लिक्विड में मिलाया जाता है कोलाइड विलयन बनाने के लिए, तो कुछ कण आपस में जुड़कर कोलाइड पार्टिकल के साइज में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब पहले तो छोटे छोटे साइज के होते हैं कण, लेकिन जब इनको प्रॉपर लिक्विड में मिलाया जाता है तो कई सारे कण आपस में जुड़ करके एक थोड़े बड़े बड़े साइज के कण में परिवर्तित हो जाते हैं और इन बड़े कणों के साइज कोलाइडी कण के साइज के जैसे होते हैं। तो ये कहलाते हैं बहु आणविक कोलाइड। बहु माने ढेर सारे, आणविक माने अणु, मतलब कई अणुओं के जुड़ने से जो कोलाइड बने वो बहु आणविक कोलाइड है। बृहद आणविक कोलाइड, जैसे कई पदार्थों के हम ताजा अवक्षेप बनाते हैं तो अवक्षेप के अणु बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जब उनको प्रॉपर लिक्विड में घोलते हैं तो वो बड़ा अणु टूट के कोलाइडल पार्टिकल के साइज में परिवर्तित हो जाता है। तो बड़े बड़े अणु होते हैं, लेकिन प्रॉपर लिक्विड में जाने पर वो टूट करके कोलाइडल साइज के पार्टिकल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं इसको बृहद आणविक। बड़ा अणु था, उसके टूटने से कोलाइडी विलयन बना, तो इसे बृहद आणविक कोलाइड कहते हैं। सहचारी कोलाइड, कुछ पदार्थ उपयुक्त विलायक में स्वतः ही संगुणित होकर कोलाइडी आकार के कण बनाते हैं। लेकिन यहां पे स्पष्ट लिखा नहीं, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं। सहचारी कोलाइड क्या होता है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको अगर विलयन में घोला जाए तो अगर सांद्रता विलयन की कम होगी, विलयन की सांद्रता कम होगी, तो वो सामान्य रूप से इलेक्ट्रोलाइट यानी कि विद्युत अपघट्ट का कार्य करेंगे, कोलाइडी विलयन का कार्य नहीं करेंगे अगर सांद्रता कम है। लेकिन अगर सांद्रता बढ़ाई जाए तो सांद्रता बढ़ाने पर उसके कई अणु आपस में जुड़ने लगते हैं और जुड़ करके कोलाइडल पार्टिकल के साइज में परिवर्तित होकर कोलाइडी विलयन बना देते हैं। तो कोलाइडी विलयन बनता है लेकिन उच्च सांद्रता पर, निम्न सांद्रता पर नहीं। जिस सांद्रता पर ये जो एसोसिएट या सहचारी कोलाइड है, इनको हम लोग मिशेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिशेल। क्या कहते हैं? मिशेल कहते हैं। और जिस सांद्रता पर इन मिशेल्स का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, उस सांद्रता को क्रिटिकल मिशेलाइजेशन कंसंट्रेशन कहते हैं। क्रिटिकल क्रांतिक मिशेलीकरण सांद्रता, क्रांतिक मिशेलीकरण सांद्रता CMC कहते हैं। और जिस ताप पर इस कोलाइड का निर्माण होता है उसे
क्राफ्ट तापक्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्राफ्ट तापक्रम। जैसे साधारण उदाहरण है, अगर आप कपड़ा धोने के लिए साबुन पानी में घोलते हो तो साबुन अगर कम डालोगे तो कपड़ा अच्छे से साफ नहीं होगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सांद्रता कम है तो वो कोलाइडी विलयन नहीं बना पाते, इसलिए कपड़ा अच्छे से साफ नहीं हो पाता। लेकिन सांद्रता बढ़ा देंगे, जब सीएमसी पर आएंगे तो उनके साबुन के कई अणु आपस में जुड़कर कोलाइड बना देते हैं और उसकी इस अधिक सांद्रता पर आप कपड़ा साफ करेंगे तो साफ हो जाएगा। जैसे साबुन की बात हम कर रहे हैं तो साबुन की ही बात करते हैं। साबुन एक उदाहरण है सोडियम स्टेरेट का। सोडियम स्टेरेट साबुन का उदाहरण है। तो ये C17H35COONA, इसको मैं समझाता हूं आपको। C17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और लास्ट में C डबल बॉन्ड O माइनस Na+ है। ये साबुन है। अब इसमें देख रहे हैं ये जो पोर्शन है पूरा, ये हाइड्रोकार्बन भाग है। हाइड्रोकार्बन भाग है। और जानते हैं आप अच्छी तरह से कि हाइड्रोकार्बन भाग है ना, कैसा होता है? अध्रुवीय होता है। कैसा होता है? अध्रुवीय होता है। हाइड्रोकार्बन भाग अध्रुवीय होता है ना। और ये जो दूसरा पोर्शन है इसमें, ये ध्रुवीय भाग है, क्योंकि आवेश है तो ध्रुवीय भाग है। तो अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग जो कि अध्रुवीय होता है, ये जल में घुलना नहीं चाहता, तो ये जल विरोधी होता है। जल विरोधी होता है। और ये वाला भाग जल स्नेही होता है। तो जब सांद्रता सीएमसी पर पहुंचती है, विलयन में जो सांद्रता है, ये आपने विलयन बनाया, साबुन का घोल बनाया है ना, साबुन का घोल, और सांद्रता सीएमसी पर और टेम्परेचर टीके यानी क्राफ्ट टेम्परेचर पे पहुंचता है। तो इसमें क्या होता है, अब देखते हैं साबुन के बबल्स बन जाते हैं। तो इस बबल्स के अंदर पानी नहीं होता, तो ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है साबुन का, वो अंदर चला जाता है और उसका जो हाइड्रोफिलिक भाग है, ऋणात्मक भाग है, वो जल के संपर्क में रहता है। और इसी को हम लोग कहते हैं मिशेल। क्या कहते हैं? मिशेल, या इसे कहते हैं सहचारी कोलॉइड। क्या कहते हैं? सहचारी कोलॉइड। देखिए यहां बना के दिखाया गया है, ये देखें, ये अंदर जो भाग चला गया है वो जल विरोधी था, इसलिए अंदर चला गया। और जल तो बाहर है ना, तो जल के जो संपर्क में है वो कैसा है? वो आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट है, वो बाहर की तरफ है ना। इसे हम कहते हैं मिशेल। क्या कहते हैं? मिशेल। तो इस तरह से साबुन जो है ये आपका कोलाइडी विलयन बनके तैयार हो गया है ना। इसमें देखो साबुन के बारे में कई सारी चीजें हैं। साबुन के निर्मलन क्रियाविधि मिशेल के निर्माण के कारण होती है। ग्रीस मिशेल, अब देखो कपड़ा कैसे साफ होता है, हम आपको समझाते हैं। ये कपड़ा है, उस पे ये ग्रीस का दाग है। जब आपने विलयन में डाला साबुन के घोल में, तो ये जो साबुन के मिशेल के, देखो ये ग्रीस के अंदर तो पानी जाएगा नहीं, तो साबुन के जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट हैं, वो सभी इसके अंदर घुस जाते हैं और हाइड्रोफिलिक भाग इसका बाहर रहता है। ठीक, अब इसके पास Na+ भी तो है, ये विलयन है, विलयन में Na+ भी है, धनायन भी है, तो ये धनायन विलयन में है और इसको खींचेंगे अपनी तरफ। जब इसको अपनी तरफ खींचेंगे तो ये क्या होगा कि ये ग्रीस का धब्बा लेकर के बाहर निकल जाएगा और कपड़ा साफ हो जाएगा। इस तरह से क्लॉथ की क्लेंजिंग होती है, कपड़े को साफ किया जाता है।
तो आज के लिए इतना ही रोकते हैं, यहीं पर रोकते हैं। ये हमने आपको कोलाइडी विलयनों के प्रकार बता दिए, है ना। अब हम अगली क्लास में समझेंगे कि कोलाइडी विलयन जो लायोफोबिक होते हैं, यानी कि द्रव विरोधी होते हैं, द्रव विरोधी कोलॉइड को हम कैसे बनाएंगे। द्रव से ही तो आसानी से पानी में घोल के बन जाएगा, लेकिन द्रव विरोधी, मैंने बताया कि द्रव विरोधी सॉल्व बनाने के लिए कुछ विशिष्ट विधियां अपनानी पड़ती हैं। तो उन विशिष्ट विधियों से हम किस तरह से बनाएंगे, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से समझिए। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे, और तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।